हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को नेवर्स की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप सो कि आपका न्यू ईयर काफ़ी अच्छा गया होगा। अभी कुछ लोगों की विंटर वैकेशन चल रही होंगी, घर पर होंगे, या जो लोग नहीं गए हैं तो वो कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे होंगे। सर्दी भी अच्छी खासी पड़ रही है, एंजॉय भी करना चाहिए। खैर, कमिंग टू द टॉपिक, आज आते हैं अपने टॉपिक पे। मैंने भी काफ़ी अच्छी खासी छुट्टी मना ली है, तो चलो वापस से आ जाते हैं फिर से और स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया लेक्चर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन दोष एंड रस। मैंने आपसे बोला था कि मैं पहले ही बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा में पढ़ा चुका हूं कि रस कितने प्रकार के होते हैं, और आई थिंक कि आपको भी मालूम होगा, या जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और जिन्हें नहीं पता है तो बस वीडियो को ध्यान से सुनते रहना, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी ऐसा चीज नहीं सोचना है कि अरे मैंने तो देखा नहीं, मुझे तो आता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं, बस जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले दोष की तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, चैप्टर का नाम ही है त्रिदोष। अब यहाँ जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बेसिकली रस की बात करने वाले हैं। अब रस का मतलब यहाँ जो है वो रस का मतलब है टेस्ट से। ठीक है, टेस्ट वो टेस्ट नहीं जो जनवरी में विंटर वेकेशन खत्म होते ही आपके आने वाले हैं, उस टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ बात कर रहे हैं टेस्ट, स्वाद की। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो स्वाद की। ठीक है, एग्जाम की बात नहीं कर रहे। तो कुल मिलाकर के आयुर्वेदा में 6 तरह के स्वाद बताए गए हैं, 6 तरह के रस बताए गए हैं। कौन कौन से? दैट इज मधुर, जिसे हम लोग स्वीट बोलते हैं, आप लोग मीठा बोलते हैं। अब मीठा मतलब खाने में मीठा, ठीक है, देखने में मीठा नहीं। अम्ल, अम्ल की अगर बात करें सोर या खट्टा, फिर लवण, सॉल्ट सॉल्टी, कटु पंजेंट या कड़वा जिसे बोलते हैं, मिर्च वगैरह हो गई, तिक्त दैट इज बिटर, कषाय, एस्ट्रिंजेंट। अब कषाय एस्ट्रिंजेंट, तो अगर आपने कभी जामुन खाया है, आई होप सो कि मैं सही हूं, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज कमेंट करके बता देना। वैसे जामुन का जो टेस्ट होता है ना, वो कुछ इस तरह से होता है कि ना आप उसे खट्टा कह सकते हैं, ना आप मीठा कह सकते हैं, ना कड़वा कह सकते हैं, ना नमकीन कह सकते हैं। जामुन अगर आप खाएंगे तो ऊपर पैलेट में हल्का सा लग जाता है और अजीब सा लगता है, बार बार जीभ वहां जाती है कि कुछ तो चिपका हुआ है। तो ऐसे जो भी फल होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, उसे बोलते हैं कषाय। ठीक है, उनका जो टेस्ट होता है वो कषाय होता है। तो द प्रॉपर यूज मेंटेन्स द बॉडी एंड देयर इनकरेक्ट यूटिलाइजेशन रिजल्ट इन द विटिएशन ऑफ दोष। सिंपल सी बात है कि अगर प्रॉपर यूज कर रहे हैं, जैसे कई बार कहा जाता है कि नमक बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, हड्डियां गल जाती हैं। ये कुछ लोगों में अगर कमी होती है तो उनसे बोला जाता है कि आप नमक खाया करें। कुछ लोगों को ये बोला जाता है कि मीठा ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो जैसे मीठा और नमकीन ज्यादा कम नहीं खाना चाहिए, उसी तरह से बाकी भी और चीजें हैं वो भी आपको डाइट में प्रॉपर मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कभी खट्टी चीज ही नहीं खाते, है ना। विटामिन सी का अच्छा खासा स्रोत होता है, तो खट्टी चीजें भी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी जिंदगी में बहुत सारे बच्चे ये बोले कि जामुन क्या होता है, हमने तो देखा ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं कि कभी जामुन ही नहीं खाया। तो हर चीज खानी चाहिए। और बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मौसमी फल जो आते हैं, मौसम के हिसाब से जो फल आते हैं, जैसे इस समय बहुत सारे लोग मूंगफलियां खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो मौसम के हिसाब से अभी गर्मी आएगी जब, तो मई जून में आपके आम आने लगेंगे, तो आम खाइए। कोशिश करिए कि जो मौसमी फल है ना, उन्हें अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। ठीक है, फ्रूट्स आप लें, लेकिन मौसमी फल जो मौसम के हिसाब से बाजार में आते हैं उन्हें जरूर लें। ठीक है, अब ये चीज हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट, संस्कृत में एक श्लोक दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात तो श्लोक देखते ही ये नहीं समझ में आता कि इसको पढ़े कैसे, है ना। 1-2 महीने होने वाले हैं कॉलेज में और अभी यही नहीं समझ में आ रहा है कि श्लोक कैसे पढ़ते। चलो कोई बात नहीं, जैसे मैं कह रहा हूं ना कि सिर्फ वेट एंड वॉच, इंतजार करो और देखते रहो। ठीक है, कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, देखते देखते आपको कब खुद पढ़ने आने लगेगा आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं तो सिर्फ देख ही रहा था, मैं खुद अच्छे से रीड करना सीख गया हूं या सीख गई हूं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझसे कभी गलती नहीं होती, मुझसे भी हो जाती है श्लोक को पढ़ने में। ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि आप लोगों के सामने ना हो। ठीक है, स्वाद अम्ल लवड़ा वायु, कषाय स्वादु तिक्त कहा, जयंती पित्तम श्लेष्माणम, कषाय कटु तिक्त कहा, कट्व अम्ल लवड़ा,
पित्तम स्वाद अम्ल लवणः कफम, ठीक है। कटु तिक्त कषायश्च कोपयन्ति समीरणम। चरक सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर एंड श्लोक नंबर 66। अब इसमें क्या बताया गया है कि स्वादु अम्ल लवणः वायुम, कषाय स्वादु तिक्त कहा। अब ये क्या चीज है, अभी हम लोग इसको एक टेबल के फॉर्म में देखते हैं। अभी आप श्लोक के माध्यम से समझेंगे तो शायद आपको नहीं समझ में आएगा। श्लोक आपने सुन लिया, ठीक है, क्या लिखा है ये समझ में आ गया। अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलो उसे हम टेबल के फॉर्म में देखते हैं। तो शुरू करते हैं, टेबल के बारे में बात करते हैं। अब इस टेबल में क्या दिया है, सबसे पहले 6 रस के बारे में दे रखा है, फिर उसके बाद पंच महाभूत दे रखे हैं कि रसों का पंच महाभूत के साथ क्या संबंध है, फिर उसके बाद गुण दे रखे हैं कि गुण क्या होगा उस रस का, ठीक है, फिर समन, अगर वो चीज हम खाते हैं तो हमारे कौन से दोष का शमन होगा बॉडी में, ठीक है, इसकी बात की गई है। और उसके बाद कोपन, यानी कि किस दोष को कोप करते हैं या बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब इन सब चीजों की हम लोग बात करेंगे इस टेबल के फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मानिए कि ये आपको एकदम पूरी लाइफ टाइम काम आने वाला है, ठीक है। कोई भी पेशेंट आ रहा है, सबसे पहले उसकी प्रकृति निकालनी है। प्रकृति यू ऑलरेडी नो, कॉलेज में हर जगह इतना चल ही रहा है कि प्रकृति परीक्षण करिए, प्रकृति परीक्षण करिए। तो बस यही सारी चीजें होती हैं कि किसी इंसान का, किसी पेशेंट का जब हम प्रकृति निकालते हैं तो उसमें कौन सा दोष बढ़ा हुआ है या उसकी कौन सी प्रकृति है, उसके हिसाब से हमें उसे किस तरह का खाना देना चाहिए, कौन से फ्रूट्स उसे ज्यादा खाने चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीजें वहीं से निकल करके आती हैं। और वही मैं पहले भी कह रहा था अपने प्रीवियस वीडियो में कि प्रकृति परीक्षण अगर अच्छे से किया जाता, हर पेशेंट के पास ले जाया जाता और एक एक चीज उससे आप पूछते, चेक करते, उसका बीपी निकालते, है ना, हर चीज उससे पूछते, वेट कितना है, उसके नेल्स चेक करते, उसका कलर, उसकी हाइट, खाने में क्या खाता है, कौन सी चीज डाइजेस्ट होती है, क्या नहीं होती, ये सारी चीज जब आप पूछते तो आपको भी एक फील आता है एक डॉक्टर वाला, और एक सामने वाले को भी बहुत अच्छा सा फील होता है कि चलो डॉक्टर साहब ने हमसे ये चीज तो पूछी। और उसके बाद जब आप उसे प्रेफर करते कि आपकी प्रकृति ये है और आपको ये नहीं खाना चाहिए और ये आपको खाना चाहिए, तो उसे भी बहुत अच्छा लगता। लेकिन आजकल चल क्या रहा है भाई, ओटीपी भेज देना यार, भाई क्यूआर भेज दो यार, टीचर भी उसी में लगे हुए हैं, बच्चे भी उसी में लगे हुए हैं। तो ये है कुछ नहीं। फिर हम लोग कहते हैं कि आयुर्वेदा को आजकल के लोग मानते नहीं। अरे कमियां तो हम में ही हैं, हम ही लोग तो उसको मजाक बना करके बैठे हैं। फिर बाद में बोलते हैं कि आयुर्वेदा वाले तो ऐसे घूमते रहते हैं, उनसे कोई इलाज नहीं कराता, आयुर्वेदा वाले तो फर्जी ऐसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं, कोई उनसे एक दवा तक नहीं लेने आता। अरे जब आप शुरुआत ही ऐसे करें, रिप्रेजेंट कौन करता है आयुर्वेदा को? हम और आप ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम और आप पढ़ लिख करके ये काम कर रहे हैं तो अनपढ़ आदमी तो फिर बड़े बड़े बिजनेस बनाएंगे। देखिए बाबा रामदेव को बीएमएस की डिग्री है क्या उनके पास? हाँ, पढ़ा है क्या, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या पढ़ाई होती है, कभी पढ़ा है? लेकिन आज देखो पतंजलि अपने आप में एक ऐसा ब्रांड ला करके खड़ा कर दिया है कि एक बीएमएस अच्छा खासा पढ़ा लिखा भी ना सोच नहीं सकता। तो यही चीजें हैं, वो भले ही किताबी नॉलेज नहीं रखते हैं, कभी उन्होंने एग्जाम नहीं दिए, कभी टेस्ट नहीं दिए, कभी सप्ली नहीं आई उनकी, लेकिन उसके बावजूद जो नॉलेज है ना, रियलिटी वाला नॉलेज है, फर्जी वाला नहीं है कि क्यूआर ले लिया, ओटीपी ले लिया, ठीक है। तो यही चीज आपको आगे काम आएगा। अगर रियल नॉलेज है ना, तो ये याद रखना कि कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन पे जरूर पहुंच जाओगे। और फर्जी से पास हुए हो, फर्जी काम करके निकले हो, तो आज भी गाओगे, आगे भी गाते रहोगे कि आयुर्वेदा में कोई स्कोप नहीं है, बीएमएस वालों का कुछ नहीं होता। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर दी है ना बीएमएस वालों ने, सॉरी बीएमएस वाले नहीं, बीएमएस वाले तो ओटीपी लेते रहते हैं। आयुर्वेदा का जिन लोगों ने नाम यूज किया है ना, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर दी हैं। लेकिन जो खुद आयुर्वेदा पढ़ रहे हैं उन्हें ये तक नहीं आता कि महीने का 10,000 या 5,000 रुपए कैसे कमाते। ये फर्क रह गया है। आप देखिए अच्छे अच्छे ब्रांड, कॉस्मेटिक्स के हों, कोई भी ब्रांड हो, हर जगह आजकल प्रेफर करने लगे हैं कि आयुर्वेदा से स्पेसिफाइड है, आयुर्वेदा का नाम जोड़ने लगे हैं। लेकिन बीएमएस वाले खुद आयुर्वेदा को बोलते हैं कि इसमें तो कोई स्कोप ही नहीं है। इतना स्कोप है ना, नॉट ओनली इन मेडिकल साइंस, बिजनेस माइंड से अगर आप सोचोगे ना तो बहुत स्कोप है। सिर्फ अगर आप ट्रीटमेंट से लेकर के चलोगे तो फिर तो आप भूल जाओ। बाबा रामदेव अगर ये सोचते कि मैं बीएमएस पढ़ करके मरीजों का इलाज करूं, तो शायद आज डॉक्टर के रूप में उन्हें कोई नहीं मानता,
है ना कोई उन्हें जानता। लेकिन उन्होंने आयुर्वेदा को नए तरीके से प्रयोग किया, आयुर्वेदा को नए तरीके से लोगों को सिखाया कि योगा भी आयुर्वेदा का एक पार्ट है, और देखो आज कहाँ पहुंच गए। तो कुछ ऐसी चीजें आपको भी ढूंढनी पड़ेंगी, कुछ ऐसी चीजें आपको भी करनी पड़ेंगी जो वाकई में जिसकी जरूरत है। ठीक है, चलो कमिंग टू द टॉपिक, कहाँ चला जाता हूं मैं। हालांकि ये चीजें भी जरूरी हैं, क्योंकि अभी आप लोग ही पूछते हैं कि सर इसका कोई स्कोप है, कोई स्कोप नहीं है। बहुत सारे बच्चे मुझे अभी मैसेज करते हैं कि सर मैं आयुर्वेदा छोड़ रहा हूँ, मेरी फर्स्ट ईयर की फीस वापस आ जाएगी क्या, क्या करना पड़ेगा कि कॉलेज मेरी फीस वापस कर दे। तो बहुत सारे बच्चे हैं आयुर्वेदा भी ले लिया और अब समझ में आ रहा है कि उसमें कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर कोई टीचर ये देख रहा हो या कोई भी अच्छे लेवल में कोई पद पे है और वो ये देख रहा है, तो प्लीज़ जिस तरह से होनी चाहिए चीज़ें उस तरह से करें, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं करेंगे, और बच्चे नहीं करेंगे तो आयुर्वेदा का ही हम और आप नाम खराब कर रहे हैं। ठीक है, कमिंग टू द टॉपिक, वन ऑफ दिस दोष इज विटिएटेड बाय द 3 of रस, द रिमेनिंग 3 रस एलिविएट पर्टिकुलर दोष एज फॉलोज। यहाँ पर मैं बताता हूँ कि किस तरह से ये टेबल बनी हुई है और कैसे किसका क्या यूज है। सबसे पहले बात की गई है मधुर स्वीट की, तो मधुर, अम्ल और लवण रस जो है वो इंक्रीज करते हैं कफ को। ठीक है, यहाँ पर देखो कोपड़ में कफ दिखाई दे रहा है, तो ये इंक्रीज करेंगे किसको, कफ को। ठीक है, मधुर हो, अम्ल हो, लवण हो, ये तीनों ही कफ को बढ़ाएंगे। और रेस्ट 3 जो है वो आपके कटु, तिक्त और कषाय डिक्रीज करेंगे कफ को। ठीक है, नीचे वाले कटु, तिक्त, कषाय, इसमें कहाँ है, कफ कहीं नहीं है। इस मीन्स ये कफ को बढ़ा नहीं रहे हैं, कफ को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। वात आ रहा है, तो अभी हम देखेंगे वात के बारे में भी। फिर नेक्स्ट अगर बात करें, कटु, तिक्त और कषाय इंक्रीज वात। अब देखो नीचे के कटु, तिक्त और कषाय की बात करें तो ये किसका कोपण कर रहे हैं, किसको बढ़ा रहे हैं, तो ये वात को बढ़ा रहे हैं। वहीं रेस्ट 3 मधुर, अम्ल और लवण डिक्रीज कर रहे हैं वात को। यहां वात से कोई लेना देना नहीं है, तो इट मीन्स ये वात को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझते जाना। फिर मधुर, तिक्त और कषाय रस जो है वो डिक्रीज करेंगे पित्त दोष को, और रेस्ट 3 अम्ल, लवण और कटु इंक्रीज करेंगे कफ दोष को। ठीक है, समझ गए, यही सिंपल सी टेबल है। बाकी ये पंच महाभूत ये आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको इसको एक्सप्लेनेशन करके समझा दूं, ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि मधुर में जल और पृथ्वी ज्यादा होते हैं, अम्ल में पृथ्वी और अग्नि का महत्व होता है, लवण में जल और अग्नि का महत्व होता है। ठीक है, कटु की बात करें तो अग्नि और वायु, और फिर उसके बाद तिक्त की बात करें तो वायु और आकाश का महाभूत देखा जाता है। कषाय की बात करें तो वायु और पृथ्वी महाभूत की अधिकता देखी जाती है। फिर गुण की अगर हम बात करें तो मधुर में गुरु और स्थिर, ठीक है, इसका गुण होता है। अम्ल की अगर बात करें तो गुरु और उष्ण होता है। उसके बाद लवण की बात करें तो स्निग्ध और उष्ण होता है। फिर कटु की बात करें तो रुक्ष और उष्ण होता है। फिर अगर हम बात करें तिक्त की तो रुक्ष और लघु गुण होता है। फिर उसके बाद लास्ट में अगर हम कषाय की बात करें तो स्तब्ध और शीत गुण देखा जाता है लास्ट में कषाय में। ठीक है, बाकी ये समन और कोपन हमने देख ही लिया है, किसका समन करते हैं, किसको घटाते हैं, और कोपन किसको बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम एक बार मैं आपको कॉमन सी लैंग्वेज में बता सकता हूँ कि डिक्रीज और इंक्रीज की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर कौन से दोष को कम करता है और कौन सा रस जो है किस दोष को बढ़ाता है, ये आप टेबल के फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं, उसकी भी हम लोग टेबल के फॉर्म में बात करेंगे कि किसको एग्रीवेट करेगा कौन सा दोष, और किस रस के द्वारा कौन सा दोष जो होगा वो एलिविएट होगा। तो चलो इसी को अब हम लोग बात करते हैं कंडेंस फॉर्म में। ठीक है, अभी हमने काफी बड़ी टेबल बनाई थी, अब इसी को छोटा सा कर देते हैं और उस माध्यम में आपको समझाता हूं जिस माध्यम में आप याद कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो चलो सबसे बात करें अगर पहले दोष की, फिर एग्रीवेटिंग रस और एलिविएटिंग रस। अगर हम वात की बात करें तो कौन एग्रीवेट करेंगे, कटु, तिक्त और कषाय। कौन एलिविएट करेंगे वात को, तो मधुर, अम्ल और लवण। फिर पित्त की बात करें तो कटु, अम्ल और लवण एग्रीवेट करेंगे। एलिवेट कौन करेंगे, पित्त को, तो करेंगे मधुर, तिक्त और कषाय। वही सेम कफ की बात करें तो कौन एग्रीवेट करेंगे, मधुर, अम्ल और लवण। एलिवेट कौन करेंगे, कफ को,
कटु, तिक्त और कसाय। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है और कैसे ये चीज याद रह सकती है, शॉर्ट ट्रिक अगर आपको जाननी है तो नीचे या तो कमेंट कर दें या फिर नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है उसे ज्वाइन कर लें। जैसे ही आपके एग्जाम आएंगे तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक है ना, कैसे याद करते हैं, कौन सा गुण होता है, कौन सा इसमें दोष जो है वो बढ़ता है घटता है, ये सारी चीजें मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता दूंगा, तो ये विद इन अ सेकेंड याद हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा काफी सारा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। अब चलो हम लोग आगे बात करते हैं। तो पहले जो बुकिश लैंग्वेज है उसको एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बुक कह रहा है कि स्वादु, स्वादु यानी कि स्वीट या मधुर, तो मधुर, अम्ल और लवण, तिक्त, उष्ण, कसाय। अब उष्ण यहां बोला गया है कटु को। अब उष्ण क्यों बोला गया है कटु को? जब भी मिर्च खाते हैं, कड़वी चीज खाते हैं तो ऐसे करते हैं, हवा लेते हैं और बहुत तीखा है, बहुत तीखा है, तो ऐसे हवा करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज उष्ण, अगर गर्मी है तो हवा दो, थोड़ा ठंडक मिलेगी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कटु को, कड़वी चीज को उष्ण बोला गया है, यानी कि एक तरफ से जलन करता है, एक तरफ से गर्मी प्रदान करता है। कोई भी चीज अगर तीखी खाते हैं तो नाक से पसीना आता है, माथे पे पसीना आता है, बहुत तीखा, समझ में आ जाता है कि तुम्हें बड़ा तीखा लग रहा है। कई बार गर्ल्स जो है गोलगप्पे खाती हैं तो भी ऐसा लगता है कि पसीना आ रहा है, तो इसका मतलब है कि गोलगप्पे काफी तीखे हैं। ठीक है, तो कटु का मतलब हो गया उष्ण। मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि दिमाग में जब इमेज बनेगी तो ये चीज याद रहेगी कि उष्ण मतलब क्या, गर्मी मतलब क्या, कौन सी चीज हम खाते हैं, किसका टेस्ट जब आता है तो हमें गर्मी सी लगने लगती है, तो वो है कटु। ठीक है, तो दीज आर द 6 रस, दे आर प्रेजेंट इन द सब्सटेंसेस, ईच वन इज मोर स्ट्रेंथनिंग इन देयर ऑर्डर ऑफ प्रीसेडेंस। ठीक है, ये सभी अपने ऑर्डर में ही बॉडी को जो है वो स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। अब चलो बुकिश लैंग्वेज में बात कर लेते हैं और देखते हैं इस चीज को बुक में किस तरह से बताया गया है। तो यहाँ बोला गया है कि among above described 6 रसास by वाग्भट, the first 3 taste, that is मधुर, अम्ल और लवण, एलिविएट मारुत या वात। अब यहाँ पर जो दे रखा है मधुर, अम्ल और लवण, ये तीनों क्या कर रहे हैं, किसको एलिविएट कर रहे हैं, वात को एलिविएट कर रहे हैं। ठीक है, द 3 स्टार्टिंग विद तिक्त, एलिविएट, कफ, और ये 3 जो तिक्त से स्टार्ट हो रहे हैं वो कफ को एलिविएट कर रहे हैं। या सिंपल सा अगर मैं कहूं कि यहाँ जो 3 हैं जो वात को क्या कर रहे हैं, एलिविएट कर रहे हैं, मधुर, अम्ल और लवण, वही 3 जो हैं कफ को एग्रीवेट कर रहे हैं। देखो मधुर, अम्ल और लवण, वही 3 कफ को बढ़ा रहे हैं और वही 3 वात को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जिस तरह से आप इसको इजी ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं। उसके बाद कसाय, तिक्त और मधुर। अगर बात करें कसाय, कसाय, तिक्त और मधुर, एलिविएट, पित्त, और ये किसको एलिविएट कर रहे हैं, पित्त को एलिविएट कर रहे हैं। वेयर इज द रेस्ट कॉज देयर इंक्रीज, और बाकी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एग्रीवेशन। यानी कि अगर ये 3 एलिविएट कर रहे हैं तो बाकी जो 3 रस बच रहे हैं वो क्या करेंगे, एग्रीवेट करेंगे। तो आप अगर एक भी चीज याद रख लेते हैं, अगर एलिविएटिंग याद रख लेते हैं तो एग्रीवेशन जस्ट बाकी बचे हुए 3 होंगे, या अगर आप एग्रीवेटिंग याद कर लेते हैं तो बाकी जो बचे हुए 3 हैं वो एलिविएटिंग में आ जाएंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है कि इन दोनों में से कोई एक चीज आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि चरक ने क्या बोला है, आचार्य चरक के हिसाब से उनका क्या मत है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो आचार्य चरक क्या कहते हैं, यहाँ देखिए, ये अकॉर्डिंग टू चरक है। यहाँ मैंने अलग अलग बता दिया है, सबसे ऊपर दे रखा है वो आचार्य वाग्भट के थ्रू है। फिर नेक्स्ट जो है वो चरक सूत्र स्थान में क्या दिया गया है, फिर नीचे जो लास्ट में है वो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में क्या बताया गया है, अष्टांग हृदय में क्या मानते हैं। अब अगर हम देखें दोष का क्षय और दोष की वृद्धि, वही एग्रीवेटिंग और एलिविएटिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कटु, तिक्त और कसाय सेम अगर हम देखें तो मधुर, अम्ल और लवण दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें आचार्य चरक की, तो आचार्य चरक ने क्या बोला है कि वात की वृद्धि कौन कौन से रस कर सकते हैं, तो वो करेंगे कटु, तिक्त और कसाय।
है ये वात को बढ़ाएंगे। वहीं वात को कम कौन करेगा, क्षय कौन करेगा वात का, तो स्वादु, अम्ल और लवण। यानी कि किसी में अगर वात बढ़ा हुआ है और हमें वात कम करना है तो उसे हमें क्या क्या चीजें देनी पड़ेंगी, उसे हमें कोई मधुर चीज देनी होगी, अम्ल वाली चीज देनी होगी और लवण वाली चीज देनी होगी उसके वात को कम करने के लिए। सिंपली आप अपनी भी प्रकृति निकाल सकते हैं, अभी प्रकृति परीक्षण चल ही रहा है, आप कम से कम अपनी और अपने परिवार की तो सही निकालिए, अपने माता पिता की, अपने भाई बहनों की, अपने खुद की, ठीक है, या आपके जो भी पर्सनल लोग हैं उनकी तो एटलीस्ट आप सही प्रकृति निकालिए। अगर आप अपनी सही निकालते हैं, अपनी फैमिली वालों की सही निकालते हैं, तो एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि आपकी प्रकृति क्या है और उस हिसाब से आपको क्या खाना पीना चाहिए। कुछ बच्चे जो अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं बहुत दुबले पतले से होंगे, कुछ सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्या खाऊं कि थोड़ी सी हेल्थ बन जाए, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटे होंगे तो उन्हें लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्या खाऊं कि थोड़ा सा फिट हो जाऊं। तो आप अपनी प्रकृति निकालिए, फिर देखिए क्या चीज़ें आपकी बढ़ी हुई हैं और जो बढ़ी हुई है उसको क्षय करना है, उसका कम करना है, तो उसके अपोजिट जो चीजें हैं वो आपको खानी पड़ेंगी। तो यहाँ से ये पॉजिटिविटी है। इस लेक्चर से अगर कुछ सीख के जाना चाहते हो तो इस लेक्चर से यही चीज सीख करके जाओ कि आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हो, क्या चीजें हैं जो आपको अपने डाइट में शामिल करनी है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अपने डाइट से बाहर हटानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम पित्त की बात करें तो पित्त अगर मान लो वृद्धि है, पित्त बढ़ा हुआ है तो कटु, अम्ल और लवण वहां होगा। और अगर पित्त का क्षय कराना है तो कसाय, स्वादु और तिक्त वाली चीजें देनी होंगी। वहीं अगर हम बात करें कसाय, कटु और तिक्त की तो ये क्या करेंगे, ये कफ का क्षय कराएंगे और वहीं स्वादु, अम्ल और लवण वाली चीजें खाने से कफ की वृद्धि होगी। ठीक है, अब अष्टांग हृदय क्या कहता है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में अगर हम देखें तो वहां अगर वात का क्षय कराना है तो वहां बोला गया है स्वादु, अम्ल और लवण। ठीक है, अब यही सेम चीज आचार्य चरक ने बताई है, यही सेम चीज अष्टांग हृदय में बताई है, तो ये पहली चीज तो सेम हो गई। ठीक है, अब आचार्य चरक के अनुसार देख लेते हैं। उन्होंने बोला था कि अगर वात की वृद्धि करानी है तो कटु, तिक्त और कसाय लेना पड़ेगा। अब वहीं अष्टांग हृदय में क्या बताया है, तिक्त, उष्ण और कसाय। अब यहाँ पर कटु की जगह मैं क्या कह रहा था, मैंने पहले ही बताया था कि उष्ण के क्या मानना है आपको, उष्ण मानना है कटु को। ठीक है, क्या खाने से गर्मी लगती है, क्या खाने से पसीना आता है, क्या खाने से आपको थोड़ा सा जलन होती है, तो कटु चीज खाने से। वहीं स्वादु की अगर हम बात करें तो स्वादु को आपको मधुर समझना है। ठीक है, ये कॉमन सी चीज है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये भी सेम चीज है, यानी कि आचार्य चरक और अष्टांग हृदय दोनों में सेम चीजें बताई गई हैं। अगर पित्त की बात करें तो पित्त में अगर पित्त का क्षय कराना है तो कसाय, तिक्त और मधुर द्रव्य लेनी चाहिए। यहाँ पर क्या बताया गया था आचार्य चरक ने, उन्होंने बताया था कषाय, स्वादु और तिक्त, सेम वही चीज यहाँ पर अष्टांग हृदय और चरक में भी बताई गई है। वहीं अगर वृद्धि की बात की जाए तो वृद्धि उष्ण, अम्ल और लवण, यानी कि यहाँ पर उन्होंने कटु, अम्ल और लवण बताया है, तो ये भी सेम चीज हो गई। ठीक है, तो ये भी नया याद करने की जरूरत नहीं। कफ की अगर बात करें तो कफ का क्षय कराना है तो अष्टांग हृदय में क्या बताया है कि कसाय, उष्ण और तिक्त जैसे द्रव्य लेने चाहिए। वहीं अगर वृद्धि करानी है तो स्वादु, अम्ल और लवण लेना चाहिए। अब हम आचार्य चरक को देख लेते हैं। आचार्य चरक जी ने बोला है कि कसाय, कटु और तिक्त लेना चाहिए। यहाँ भी क्या है, कसाय, कटु और तिक्त है। बस यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है, अगर वृद्धि की बात करें तो कफ की वृद्धि कराने के लिए स्वादु, अम्ल और लवण, ये भी सेम चीज है। ठीक है, तो कोई अंतर नहीं है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि अष्टांग हृदय में उष्ण बोला गया है। ठीक है, अष्टांग हृदय में उष्ण बोला गया है और वहीं आचार्य चरक ने इसे कटु बोला है। ठीक है, इतना सा अंतर है। ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार जहाँ जहाँ कटु है वहाँ वहाँ अष्टांग हृदय में आपको उष्ण कर देना है। तो सेम चीज़ अगर आचार्य चरक के द्वारा आपने याद कर ली तो वही चीज़ आप अष्टांग हृदय के द्वारा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यही सिंपल सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और इसी में से अगर पीजी की भी प्रिपरेशन आपको करनी है, जो बच्चे चाहते हैं पीजी देना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो आप पीजी में अच्छे स्कोर सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप यूजी तो ईजिली आप निकाल ही सकते हैं। यूजी में तो सीधे पूछा जाएगा कि दोष और रस में संबंध बताइए, तो आप कोई भी लिख दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए, चाहे आचार्य वाग्भट के द्वारा बताया गया वो लिख दीजिए, कोई भी लिख देंगे, सब में मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं।
ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे दोष और गुण की। ठीक है, सबसे पहले ऋतु के साथ संबंध देख लिया, अब उसके बाद हमने रस के साथ देख लिया, अब आगे हम लोग बात करेंगे गुण के साथ दोष का क्या संबंध होता है। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे जो टेलीग्राम लिंक दे रखा है उसे प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि जो मैंने पढ़ाया है उसका PDF जो है वो मैं उस टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर शेयर करूँ। चलिए, तो इसके अलावा कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ली है तो मेंबरशिप ले लें, क्योंकि मॉडर्न के जब भी लेक्चर्स आएंगे तो वो मेंबरशिप में ही आएंगे। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और आई होप सो कि आपको मज़ा आया। अच्छा लगा तो अपने कॉलेज के जो भी आपका बैच का ग्रुप है वहाँ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।